आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। और ये नजर आ रहा है, ये स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ, यस सर। ठीक है। ओके। अच्छा जी, लास्ट हमने जो उसको एंड किया, वो हम बात कर रहे थे वर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कॉज ड्यूरिंग कॉज बाय स्लाइडिंग। इस पे बात कर रहे थे, वर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कॉज बाय स्लाइडिंग। एंड किया था मैंने कि हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक बॉक्स को पे मैं पुलिंग फोर्स लगा रहा हूँ इसके ऊपर। अच्छा, ये जो है ना, ये ट्रू वर्क डन की इक्वेशन नहीं है, ये याद रखना। दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। ये इक्वेशन ट्रू वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, बिकॉज अगर आप रिकॉल करो, फ्रिक्शन फोर्स क्या होती थी? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ न्यूमरस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ऐसे ही था ना कि डिफरेंट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो थी उनका रिजल्टेंट था ऑन न्यूमरस कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस, एंड डिस्प्लेसमेंट जो था इन दीज फोर्सेस का वो लाजमी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट लाजमी नहीं है ऐसा हो, लेकिन फिर भी जो है ना, इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि इट इज रीजनेबल टू यूज दिस टर्म। मतलब ये जो टर्म है, हम इसके बावजूद ये कहते हैं कि इट इज रीजनेबल, क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एस हो फ्रिक्शन के फोर्स केस। लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये जो टर्म है म्यू के एन मल्टीप्लाई बाय एस, ये रीजनेबल है। क्यों? क्योंकि इट काउंटर फॉर द टोटल इफेक्ट ऑफ ट्रू वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए म्यू के एन इंटू एस बार। तो हम इसको क्यों स्टिल रीजनेबल कंसिडर करते हैं? क्योंकि इट काउंटर फोर्स द टोटल इफेक्ट ऑफ ट्रू वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स एज वेल एज हीट लॉस ड्यूरिंग फ्रिक्शन। ये बेसिकली इक्वल होती है इसके माइनस हीट लॉस। यानी इक्वेशन ये बनती है, P मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट माइनस म्यू के एन डॉट एस डैश माइनस हीट लॉस। लेकिन हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, ये भी रीजनेबल है। तो ये जो एस बार है ना, ये लेस होता है एस से, इट इज लेस देन एस, टीथिंग इफेक्ट की वजह से। अब टीथिंग इफेक्ट क्या है? ये जो ग्राउंड सरफेस होती है ना, वो स्मूथ नहीं होती। अगर उसको मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊं ना आपको, तो उसमें यूं टीथ्स बने होते हैं, जिसकी वजह से उस बॉक्स को फ्रिक्शन ऑफर हो रही होती है। ठीक है, ये जब बॉक्स मूव करता है ना इसके ऊपर, तो ये जो टीथ्स होते हैं ना, ये टीथिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। इस वजह से उसको फ्रिक्शन ऑफर हो रही होती है। कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होती बिल्कुल। फ्रिक्शन इसीलिए ऑफर होती है कि ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लो तो वो लाइक टीथ उसकी शेप होती है, तो इसको टीथिंग इफेक्ट है। तो वही वो बात आ रहा है, एस जो बार है वो लेस होता है एस से, टीथिंग इफेक्ट की वजह से। तो ये जो म्यू के एन इनटू डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एस बार माइनस हीट लॉस होगा, वो ओवरऑल एस के इक्वल नहीं होगा। लेकिन वो इक्वेशन भी रीजनेबल है, हम वो यूज करते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं, हम उसी को देखते हैं। ठीक है, वो यही बता रहा है कि ये टीथिंग इफेक्ट उसने दिखाया। ये स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको, ये स्लाइड?
सबको नजर आ रही है? हाँ, इससे नजर आ रही है। यस सर। तो वो यही चीज बता रहा है, ये टीचिंग इफेक्ट की वजह से है। तो ये टीचिंग इफेक्ट है। खैर, जो मैंने बताई इक्वेशन वही आपने यूज करनी है, इसमें ज्यादा इसकी डिटेल इन डेप्थ जरूरत नहीं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज पावर। अब आते हैं जी पावर और एफिशिएंसी। पावर इज क्या है? पावर की डेफिनेशन है जी अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं पावर। या सिंपल वर्डिंग में अगर मैं कहूँ तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ वर्क, यानी पावर क्या है? टाइम डेरिवेटिव ऑफ वर्क। यानी वर्क क्या था? यू, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dt। ये क्या हो गया हमारे पास? पावर। या अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, या फिर टाइम डेरिवेटिव ऑफ वर्क, उसको हम कहते हैं पावर। तो ये डी यू है। डी यू हमें पता है किसके इक्वल होता है? डी यू अभी हम इसमें एक्सपर्ट हो गए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ डॉट टी आर। अब इधर मैंने इस वैल्यू को पुट किया, क्या बन गया? P इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है। अब किनेमैटिक्स जब चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें ये चीज मैंने बताई थी। ये क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यानी ये क्या है? टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन है ना। तो ये किसके इक्वल होता था? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होता था। ये किसके इक्वल होता था? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होता था। खैर, हम इसकी जगह यहाँ पे पुट कर देते हैं डी आर बाई डी टी। इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं वी, वेलोसिटी। ठीक है, एफ डिवाइडेड बाय उसी का मैंने पुट कर दिया वेलोसिटी। ठीक है, तो ये फाइनल फॉर्म आ गई पावर। ये फाइनल इक्वेशन आ गई पावर, ये लिखती है। तो क्योंकि पावर भी डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो पावर इज आल्सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मैंने बताया इज ऑलवेज अ स्केलर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। तो पावर भी क्या है? लाइक वर्क एंड एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब यूनिट क्या है पावर का? पावर का यूनिट, क्योंकि वर्क पर यूनिट टाइम है, वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क की यूनिट क्या थी? जूल। टाइम की क्या है? सेकंड। तो यूनिट ऑफ पावर क्या है? जूल पर सेकंड। ऐसा ही यूनिट बता रहा है। और जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वॉट। याद रखना, डब्ल्यू लिखते हैं, वॉट। ठीक है। ये यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, या जूल। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में कितना वर्क हुआ उस पर यूनिट टाइम वर्क कितना हुआ। तो यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड या वॉट। ऐसा यूनिट है ये कौन सा यूनिट है? ऐसा यूनिट। अगर मैं बात करूं यूएस कस्टमरी यूनिट का, यानी एफपीएस यूनिट, यूएस कस्टमरी या फुट पाउंड सेकंड यूनिट बात करूं, तो पावर का यूनिट क्या है? वर्क पर यूनिट टाइम है ना। वर्क का यूएस कस्टमरी यूनिट क्या था? फुट पाउंड। ठीक है, तो फुट पाउंड पर सेकंड। तो पावर का क्या हो जाएगा? फुट पाउंड पर सेकंड। ठीक है,
और ये फुट पाउंड पर सेकंड किसके इक्वल होता है? हॉर्स पावर के इक्वल होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 फुट पाउंड पर सेकंड इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। 1 फुट पाउंड पर सेकंड इज इक्वल टू 1 हॉर्स। तो यूएस कस्टमरी यूनिट पावर का क्या है? हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 1 फुट पाउंड पर सेकंड। ठीक हो गया। और SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट एंड यूएस कस्टमरी यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। HP लिखते हैं हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 फुट पाउंड पर सेकेंड और 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट किसके इक्वल था? 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल। अच्छा, मजीद इसको और भी कर सकते हैं। जूल को मजीद उसने ओपन कर लिया। जूल को न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि वर्क की यूनिट है ना जूल। वर्क इज इक्वल टू mg यूनिट। इसको जब ओपन किया, सॉरी, वर्क इज इक्वल टू FD। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। जूल को न्यूटन मीटर लिख दिया, तो 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड। खैर ये चीजें आपने देखनी है वो। और ये बड़ी डेरिवेशन मतलब याद रखने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 फीट पाउंड पर सेकेंड। 1 हॉर्स पावर में 550 फीट पाउंड पर सेकेंड होते हैं। ये मैं बताता हूँ क्या मतलब इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं और 1 हॉर्स पावर में 550 फीट पाउंड पर सेकेंड होते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ये हॉर्स पावर है क्या। ये है जी हॉर्स पावर। क्या मतलब है हॉर्स पावर से? 1 हॉर्स पावर से ये मुराद है, पहले तो 1 हॉर्स पावर में मैंने बताया 550 पाउंड 550 फीट पाउंड पर सेकेंड। अब 550 पाउंड को जब केजी में कन्वर्ट करो तो बनता है 250 केजी, 250 केजी। इसका मतलब ये है अगर एक हॉर्स है वो 250 केजी लिफ्ट करना है उसने वेट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कि उसने वो 250 केजी वेट उठाया कितना? 1 फीट। यानी उसका ग्राउंड से जो डिस्टेंस था उस 250 केजी या 550 पाउंड का, वो कितना डिस्टेंस पे उसने उसको लिफ्ट किया? 1 फीट लिफ्ट किया। यानी यहाँ से उसका डिस्टेंस था 1 फीट। और कितने सेकंड में उसने ये डिस्टेंस 1 फीट लिफ्ट किया? मतलब 1 फुट उसने वो डिस्टेंस कितने सेकंड में उसको उठाया? 1 सेकंड में। तो ये 1 हॉर्स पावर है। 1 हॉर्स पावर से मुराद है कि 550 पाउंड का वेट उसने लिफ्ट किया इन 1 सेकेंड। कितने डिस्टेंस उसने उसको लिफ्ट किया? 1 फीट। तो ये चीज होती है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो इक्वल होता है ना वो होता है 550 फीट पाउंड पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 250 केजी वेट 1 फुट रेस करना, उसको कहते हैं 1 हॉर्स पावर। ये लिखा हुआ है कि 1 मैकेनिकल हॉर्स पावर लिफ्ट 550 पाउंड या फिर 250 केजी बाय 1 फुट इन 1 सेकेंड। ठीक है। तो अगर वाट में बात करूं तो हॉर्स पावर कितनी होती है? 745.7, यानी कि नियरली इक्वल्स टू 746 वाट। ये हॉर्स पावर। समझ आइए ये चीज? समझ आइए? सोए हुए हो? नो सर। बोला करो, यस सर। आगे से बोल दिया करो। ठीक। एफिशिएंसी क्या होती है जी? एफिशिएंसी बेसिकली आउटपुट टू इनपुट रेशो है।
अब ये आउटपुट और इनपुट या तो पावर हो सकती है या एनर्जी, यानी पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट या एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट। अब एफिशिएंसी को अगर डिफाइन करना हो तो आपने यही कहना है कि रेशियो ऑफ पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट और एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट। अब एग्जांपल क्या है इसकी कि एक इलेक्ट्रिक मोटर सबके घर में है। इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम है? इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ताकि इसकी एफिशिएंसी डिटरमिन की जा सके। ठीक है, जब जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसकी एफिशिएंसी को डिटरमिन किया जा सकता है। कैसे? आपका जो आउटपुट है वो क्या है? मैकेनिकल पावर जो जनरेट कर रही है मोटर जो मैकेनिकल पावर जनरेट कर रही है वो क्या है? आपका आउटपुट है। डिवाइडेड बाय इनपुट करना है। इनपुट क्या होगी? जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रही है मोटर जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रही है वो उसकी इनपुट है, और जो मैकेनिकल पावर उसकी वजह से जनरेट हो रहा है वो क्या है? आउटपुट है। इनको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी उस इलेक्ट्रिक मोटर की। तो जो एनर्जी लॉस होता है वो हमेशा एनर्जी होता है, ये नहीं है कि कभी भी एनर्जी, आइडियल केस में एनर्जी लॉस नहीं होता है, एनर्जी लॉस होता है हमेशा। तो उस एनर्जी लॉस की वजह से, इस कन्वर्जन में एनर्जी लॉस की वजह से ये एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है। एफिशिएंसी की वैल्यू 1 होने का ये मतलब है कि एफिशिएंसी 100% है। जब एफिशिएंसी 100% हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। एफिशिएंसी 100% उस वक्त हो सकती है जब लॉस जो है वो नेग्लिजिबल, जीरो, और ऐसा रियल केस में नहीं होता, लॉस हमेशा होता है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज एनर्जी लॉस ड्यूरिंग दिस एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन हो रही है उसमें हमेशा आपका जो एनर्जी लॉस है वो होगा। तो एफिशिएंसी जो है वो हमेशा 1 से लेस होती है, यानी 100% से एफिशिएंसी हमेशा कम होती है। फुली एफिशिएंसी कभी भी अचीव नहीं होती 100%। ठीक है, मैक्सिमम अचीव हो भी तो वो कभी भी 100% एफिशिएंसी अचीव नहीं होती, क्योंकि लॉसेस होते हैं रियल केस। ये आखिरी टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी का और आज के दिन का। कॉन्वर्ज आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ, ये आखिरी टॉपिक है कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं ठीक है। काफी है। क्या चीज? Yes, यस sir. सर आ रही है। ठीक है ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये आखिरी यस सर आ टॉपिक रही है है। इस चैप्टर का, तो नहीं, आज के दिन का आखिरी टॉपिक है कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। जी सर। अब कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर पार्टिकल काइनेटिक्स, इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल है ना, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर एक पार्टिकल की बात करूं या सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करूं, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो उस वक्त कांस्टेंट रहेगी जब कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रही हूँ। अभी मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस क्या है, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस से क्या मुराद है। तो जो कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी है पार्टिकल काइनेटिक्स में, उसका यही मतलब है कि जो टोटल एनर्जी पार्टिकल की या सिस्टम ऑफ पार्टिकल की वो उस सूरत में कांस्टेंट होगी जब कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रही हो। कौन सी फोर्सेस वर्क कर रही हो? कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस। तो कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस के दो रूल्स हैं कि जो वर्क डन बाय कॉन्जर्वेटिव फोर्स था वो डिपेंड करता है किस पे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये मैं अभी पीछे बता चुका हूँ कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो टोटल एनर्जी तभी कांस्टेंट रहेगी जब कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रही हो उस सिस्टम पे। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी हमने पीछे अभी निकाला, अभी प्रूफ भी किया, उसको हम रीराइट कर सकते हैं टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन वो किस सूरत में अप्लाई होगा, किस सिचुएशन में वो अप्लाई होगा प्रिंसिपल? व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस डू वर्क। जो प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी है, ये प्रिंसिपल हम इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन एक सूरत है, एक शर्त है।
वो शर्त लाजमी है। वो शर्त क्या है कि सिर्फ कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क हो रहा हो, नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क ना हो रहा हो। तो जो कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब उसकी फाइनल फॉर्म डायरेक्ट में बताता हूँ, जरूरत नहीं है उसको हमें इसकी डेप्थ में जाने की। तो कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो इक्वेशन है उसको मैं लिखता हूँ T1 प्लस V1। इस पे इसको नहीं जरूरत, ठीक है, जो बता रहा हूँ वो देखो। T1 प्लस V1 इज इक्वल टू T2 प्लस V2। ये क्या है? T1 प्लस V1 क्या है? T1 प्लस V1 है टोटल एनर्जी एट स्टेट 1। वही वो पिछला सारा उस फिगर को रिवाइज करो, टोटल एनर्जी फॉर स्टेट 1 फॉर द पार्टिकल, और ये टोटल एनर्जी है फॉर स्टेट 2 यानी पोजीशन 2। तो T1 क्या है? T1 और T2 क्या है? बेसिकली T1 और T2 क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी। T1 and T2 are kinetic energy. T1 is kinetic energy at state 1 position 1 and T2 is kinetic energy at state 2 or position 2। और V1 V2 क्या है? V1 and V2 are potential energies। और ये V1 V2 जो है पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड्स जनरल जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये बेसिकल इक्वेशन, आप ये इक्वेशन है ओनली व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेस डू वर्क। याद रखना, ओनली व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेस डू वर्क। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो ये इक्वेशन नहीं लगेगी। और सिमिलरली अगर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव दोनों हैं तब भी ये नहीं लगेगी। ये इक्वेशन तब लगेगी T1 प्लस V1 इज इक्वल टू T2 प्लस V2 फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रही हो। ये लिखा रहेगा, ठीक है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क ना कर रही हो तो ये इक्वेशन है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। और अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रही हो तो ये T1 प्लस V1 इज इक्वल टू T2 प्लस V2 न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। और अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस ना हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, तो क्या है? T1 प्लस वर्क डन इज इक्वल टू T2। और यहाँ पे जो वर्क डन है ये बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ठीक है। सिंपल, हम जो ऑलरेडी इक्वेशन पहले थी वही लगा, और यही सेम इक्वेशन हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे भी लगा सकते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या करेंगे हम? सिंपल, जिसका वर्क डन के लिए किया था, क्या किया था कि T1 प्लस V1 इक्वल टू T2 प्लस V2। ये था ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल T1 को हम लिख देंगे समेशन ऑफ T1, क्योंकि अब एक काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी और एक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अब फोर्सेस एक कोई सिंगल फोर्स नहीं होगी, अब नंबर ऑफ फोर्सेस होंगी, तो इसलिए समेशन लगाना पड़ेगा। प्लस समेशन ऑफ V1 इज इक्वल टू, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए बता रहा हूँ, इज इक्वल टू समेशन ऑफ T2 प्लस समेशन ऑफ V2। सो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एज लॉन्ग कब? एज लॉन्ग ऑल द जो एक्स टोटल फोर्सेज हैं इट डूइंग वर्क टू दिस सिस्टम, ये सब क्या हो? कंजर्वेटिव हो। मतलब ये इक्वेशन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सिस्टम पे वो सारी फोर्सेस क्या हो? कंजर्वेटिव हो। और ये सिंपल एक पार्टिकल, मतलब फॉर अ पार्टिकल है, एक पार्टिकल मूव किया एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। तो उसमें एक्स नंबर ऑफ टोटल फोर्सेस हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फोर्स थी, यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ टोटल फोर्सेस आए, इस वजह से यहाँ समेशन आएगा। तो इसमें भी दो है,
कि जब कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो जो मैंने बताया है, जब नॉन कंजर्वेटिव होगा तो ये वाली इक्वेशन होगी। ठीक है, अब ये वो चीज है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स सेम, ये इसका प्रूफ जो हम अभी बात कर रहे हैं पीछे, यही लिखा था ना, T1 प्लस V1 इज इक्वल टू T2 प्लस V2। अभी ये पीछे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यही बात की ना कि T1 प्लस V1 इज इक्वल टू T2 प्लस V2, उसको प्रूफ करते हैं। उसको प्रूफ कैसे किया, लेट्स सपोज ये डेटा, अच्छा इसमें याद रखना इन चीज़ों में डेटम लेना लाजमी है हमें, डेटम से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निकालते हुए जो आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, वो डेटम से पता लगेगा। डेटम से ऊपर है पॉजिटिव, अगर डेटम से नीचे नेगेटिव। लेट्स सपोज ये हमारा डेटम ये नीचे है, ये एक बॉल है, ठीक है, ये हाइट पे बॉल है, लेट्स इस हाइट से उसको थ्रो किया गया, इस हाइट पे उस वक्त बॉल की एनर्जी कौन सी है? कासिम, कासिम है? नहीं है सर। अच्छा, ये बॉल है इस हाइट पे, इस हाइट पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है कि एनर्जी बेसिकली ये किसको डील करती है, पोजीशन से डील हो, पोजीशन को डील कर रही होती है, ठीक है, मोशन की वजह से नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो जब इस हाइट पे होगी बॉल, इस डेटम से, ये इस डेटम से, तो उस वक्त बॉल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक क्या है? मोशन से। जब बॉल हाइट पे है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। जो ही बॉल नीचे आया, अब बॉल क्या कर रहा है? बॉल की हाइट कम होती जा रही है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी है, अब बॉल में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, यानी इस पॉइंट पे जब बॉल ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है नीचे की तरफ, उस वक्त बॉल में दोनों एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। और जो ही बॉल नीचे आया, स्ट्राइक किया, इस ग्राउंड के साथ फॉल किया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि हाइट क्या होगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? हाइट पे डिपेंड कर रही है, हाइट जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मोशन पे। जो ही वो नीचे आई, बॉल फॉल किया, बॉल जब बॉल ने, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, यानी कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस हाइट पे क्या होगी? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हाइट पे? मैक्सिमम। और जब ये बॉल फॉल करेगी तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और बिटवीन, इन बिटवीन मतलब किसी हाइट पे दोनों एनर्जी प्रेजेंट होंगी बॉल में, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी। तो T1 प्लस V1, पहला केस इस पॉइंट के लिए लगाते हैं, T1 प्लस V1 एट स्टेट 1। स्टेट 1 पे आपका जो y है वो किसके इक्वल है? ये टोटल h है ना, तो y आपका h के इक्वल है। तो T1 जीरो हो गया, क्योंकि इस हाइट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। तो T1 की जगह मैंने जीरो पुट कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था? W इंटू एच, ठीक है, डब्ल्यू वाई या डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू इंटू हाइट ना, तो एच हाइट है, डब्ल्यू एच। तो मेरे पास स्टेट 1 यानी पोजीशन 1 जो है, ये इस जगह पे मेरे पास सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गया? डब्ल्यू एच। यानी इस पॉइंट पे, ये जो नंबर 1 पॉइंट है, इस पे सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ गया डब्ल्यू एच। अब आता हूँ मैं सेकंड पॉइंट, ये सेकंड, यहाँ पे क्या होगा? दोनों को ऐड करूंगा। अब T2 किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वेयर। अब m की जगह W इज इक्वल टू एम जी होता है, m क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई जी। m की जगह ये पुट हुआ है W डिवाइडेड बाई जी। अब रह गया v, v की जगह
अंडर रूट जी एच पुट हुआ हुआ है। वो कैसे? ये काइनेटिक जो इक्वेशन है मोशन की, तो काइनेमेटिक किनेमेटिक इक्वेशन है मोशन की, वो क्या थी? वी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर प्लस 2a y माइनस वाई नॉट। ठीक है, अब इसमें ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, y क्या है मेरा इस जगह पे, इस जगह पे y पुट करो, इनिशियल ये जीरो है, ये h/2 है, क्योंकि जब इस जगह पे बॉल है तो ये h/2 डिस्टेंस पे लेट्स गो। तो ये जब पुट किया तो v मेरे पास क्या निकला, ये 2 से कट गया अंडर रूट जी एच। तो v की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, अंडर रूट जी एच। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल थी, डब्ल्यू एच के। अब h जो है मेरा यहाँ पे h नहीं है, बेसिकली क्या है h/2 है, क्योंकि यहाँ से डेटम से ये डिस्टेंस कितना है h/2, क्योंकि डेटम से सारे डिस्टेंस ऊपर है इसलिए पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। तो इन दोनों को जब ऐड किया तो आंसर क्या आया, डब्ल्यू एच, जब इसको सॉल्व किया, यानी यहाँ पे भी डब्ल्यू एच, यहाँ पे भी डब्ल्यू एच। अब थर्ड स्टेट, जब वो फॉल करेगी बॉल, स्ट्राइक किया उसने ग्राउंड को, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि हाइट जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या पुट कर दिया हमने, जीरो, v3 जीरो। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, v3 क्या हो गया, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी का वही फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, एम की जगह पुट किया डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी। वो कैसे आया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी से। और v की जगह क्या पुट किया, v की जगह वही इक्वेशन लगाई। अब उस इक्वेशन में h/2 की जगह h पुट किया तो वो अंडर रूट 2 GH आ गया। ये अब 2 से नहीं कटा, क्योंकि इस सिनेरियो में जो h था वो बेसिकली h/2 था, जो उसका वर्टिकल उसकी हाइट थी इस पॉइंट तक डेटम से, वो h/2 थी, लेकिन अब ये हाइट पूरी होगी क्योंकि ये यहाँ तक। ठीक है, तो अब इस सूरत में जो है हम h पुट करेंगे, h/2 पुट नहीं करेंगे। अच्छा, ये सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ ये हो गया, मैंने गौर नहीं किया। पॉइंट 1 मेरा ये, ठीक है, नहीं बल्कि सही है, ये 1, ये 2, ये थर्ड में हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ठीक है, सही जा रहा है। सॉरी, ये T3 जो है ना, उसमें v की जगह हमने क्या पुट कर लिया, अंडर रूट जी एच। इससे भी आंसर क्या आया, डब्ल्यू एच, इससे भी डब्ल्यू एच, इससे डब्ल्यू एच। तो प्रूव हो गया कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स सेम। ठीक है, यही प्रूव करना है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स सेम। और ये जो है ना, ये v स्क्वेयर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर प्लस 2ac इंटू वाई माइनस वाई नॉट, ये जीरो इनिशियल, ये जीरो, इसकी जगह h पुट कर दिया, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ac की जगह g पुट कर दिया, इसकी जगह h पुट कर दिया। स्क्वेयर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये आ गया अंडर रूट जी एच। उसमें अंडर रूट जी एच इसलिए आया क्योंकि h की जगह h/2 करोगे और वो 2 से कट जाएगा। तो यही प्रूव करना था कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आर सेम। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ये था जी आज के लिए। अभी तक कोई क्वेश्चन है इसमें से तो पूछो, वरना दैट्स इनफ फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन? नो सर, आज की रिपोर्ट क्या चीज? आज बहुत है सर। ठीक है, ओके जी, ओके ओके। ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दो।